हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सबको वंडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हृदय से वेलकम करता हूं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखा होगा, आज जो हम आप सभी के सामने ये जो लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्त, अभी जो हाल ही में CDS का जो पेपर हुआ, CDS फर्स्ट वाला पेपर 13 अप्रैल को, उसी के कुछ बेहतर क्वेश्चन को मैंने इसमें कंपाइल करके आपको कराने की कोशिश करा है और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो लेक्चर है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके SSC वालों के लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि CDS में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते रहे हैं उस चीज़ को SSC बार बार रिपीट करता है, उस चीज़ को SSC कॉपी बार बार करता है। तो आपको मेरे ख्याल से पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। और हम इसमें टोटल 100 क्वेश्चन में से आप मान करके चलो कि अप्रॉक्स 50 हमने सेलेक्ट किया होगा, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। अगर उसमें हम एक भी मतलब 2-3 पार्ट में अगर इसको अपलोड करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और अगर मान लो एक ही वीडियो में ये जाएगा तो आपको एक ही वीडियो में पूरा मिल जाएगा। बाकी करते हैं शुरुआत, आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, और हाँ, वीडियो पसंद आए, हमारा क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करना दोस्त, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, ऑफलाइन वाले भी ट्राई करेंगे भाई, हाँ ट्राई करो जरा। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन, बताना ये था कि इसमें इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से बताओ फटाफट, तब तक हम अपना पेन तैयार कर लेते हैं भाई। चलिए करा जाए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, यहां पे ना आपको इसको सॉल्व करना था और इसके हिसाब से यहां पे कौन सा आंसर सही होगा ये बताना था। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बार बार चीजों को समझाया है कि इस प्रकार के कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना होता, 2AB के फॉर्म में चेंज करना होता है। ये कलर सही है क्या? अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, 2AB के फॉर्म में चेंज करना होता है। अच्छा व्हाइट कर लेते हैं भाई, 2AB के फॉर्म में चेंज करना होता है। 2AB के फॉर्म में किसको चेंज करना होता है? इस पार्ट को। मैं यहाँ पे इसको, इस पूरे को यहाँ पे लेके आता हूँ भाई। क्वेश्चन हमारे पास इतना था, सभी लोग ध्यान से देखना। 17 माइनस 4√15 प्लस 8 माइनस 2√15। अब इस वाले पार्ट को मेरे भाई, इस वाले पार्ट को आपको क्या करना चाहिए, इस वाले पार्ट को आपको करना चाहिए 2AB के फॉर्म में चेंज, 2AB के फॉर्म में चेंज, ठीक है ना। 2AB तो मैंने यहाँ पे इसमें से देखा कि अगर मैं इसको 2AB के फॉर्म में चेंज करूँगा तो भाई 2 यहाँ पे तो आएगा ही आएगा। A के जगह पे क्या आना चाहिए? A के जगह पे, अब इस 15 को मैं देखूँ तो 15 को कैसे मैं लिख सकता हूँ? √15 को अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आप √3 × √5 लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे A के जगह पे क्या ले लिया, यहाँ पे 2√3 ले लिया। अब 2 क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे 4 था, इस 4 से 2 एक बाहर निकल गया, मतलब 2 के जगह पे आ गया, तो एक 2 इसमें और बचा होगा, ठीक है। और B के जगह पे हमने क्या ले लिया, √5। अब आपको इसके साथ साथ में ये भी देखना था, आपको इसके साथ साथ में ये भी देखना था कि इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने के बाद क्या 17 बन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2 का स्क्वायर 4, 4 और ये 3 बन जाएगा, 4 3 12 और यहाँ से मिल जाएगा 5, 12 और 5 17। तो ये बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे भी सेम उसी चीज़, इसको 2AB में चेंज कर लो। तो 2AB में जब चेंज करोगे तो भाई 2 यहाँ पे है ही, A के जगह पे क्या आ जाएगा, A के जगह पे आपका ये आ जाएगा √5 और B के जगह पे क्या आ जाएगा √3। अब यहाँ पे मैंने देखा कि इसका स्क्वायर किया 5, इसका स्क्वायर किया 3, दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्लियर है बात भाई? देखना जरा। अब इसमें क्या करना था, जब ये बात हमें क्लियर पता चल गया कि ये इसका स्क्वायर बनेगा, तो दोस्त मेरे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, ये बनेगा 2√3 माइनस √5, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है, का स्क्वायर होगा। और प्लस में यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ये मिल जाएगा आपका √5 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है।
अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा यहाँ 2√3, 2√3 और मेरे भाई यहाँ पे और क्या बच जाएगा, -√5 +√5 और यहाँ से -√3। अब इससे ये कट जाएगा, 2√3 से माइनस करोगे √3, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा, √3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। चीज़ें समझ में आ रही है, समझ आया नहीं आया ऑफलाइन वाले, बताओ। चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आए तो रूट से परेशान नहीं होना है, आप इस सेक्शन को आप क्या कर ले, इस पार्ट को क्या कर ले, 2ab के फॉर्म में चेंज कर ले। क्लियर है बात। अब इसमें ये देखना, अब 2ab के फॉर्म में क्यों चेंज करते हैं, 2ab के फॉर्म में इसलिए चेंज करते हैं कि अगर ये 2ab के फॉर्म में बन गया तो यहाँ पे ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाएगा। अब जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ से सीधे रूट हट जाएगा और इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से फटाफट भाई। दूसरा क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा सा क्वेश्चन है, अब बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये कह रहा है देयर आर 2 नेचुरल नंबर m एंड n। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये है कि m जो है ये बड़ा है n से। व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 12 इट लिव्स अ रिमाइंडर 4, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12 इट लिव्स अ रिमाइंडर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब आपको ये बताना था, इसका पूरा का मतलब बस इतना सा था कि दो नंबर है m और n। और मेरे भाई ऐसा बोला गया है कि m जो है ये बड़ा है n से। आप मुझे एक बात बताओ, कंडीशन यहाँ पे ये दे रखा था कि अगर हम m को n से डिवाइड करें, m को 12 से डिवाइड करें तो यहाँ से जो रिमाइंडर अपन को मिलेगा, और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा। तो जब m को आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बनेगा, ठीक है। और अगर हम n को 12 से डिवाइड कर ले तो दोस्त रिमाइंडर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तुम लोग भी ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मतलब तगड़े वाला। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर m को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, n को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 6 आएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा था, इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। एक बात बताओ जरा, एक बात आप बताना जरा कि भाई हम यहाँ पे देखें तो हमने डिनोमिनेटर को तो चेंज किया नहीं है यहाँ पे, मतलब दोनों ही केस में 12, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। कहने का मतलब यह है, एक बार हमने m से डिवाइड किया, m को 12 से डिवाइड किया, और एक दूसरा संख्या n को हमने फिर से 12 से डिवाइड किया। तो दोनों केस में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि इसकी बेस वाली वैल्यू जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों केस में सेम रह रहा है, दोनों केस में सेम रह रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों ही केस में सेम खातिरदारी होगा। कहने मतलब ये है कि अगर हम m को 12 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 4 है, और n को 12 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 6 है, और यहाँ पे दोनों जगह ये सेम है, दोनों जगह ये सेम है, तो आप ये ध्यान रखना कि खातिरदारी जो होगा इनका सेम होगा। इट मीन्स कि जब पूछा गया, पहला स्टेटमेंट क्या था कि m प्लस n को अगर डिवाइड करा जाए, m प्लस n को डिवाइड करा जाए मेरे भाई, कितने से डिवाइड करा जाए, 12 से, ठीक है ना। 12 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर क्या 10 होगा या नहीं होगा। मेरे भाई अगर m को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 है, n को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 है, और दोनों की बेस वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये कि इधर अगर ये चीज़ें सेम हैं तो इसके एडिशन में भी ये सेम चीज़ें चल रही होती हैं। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर होगा इनका सम होगा। अगर आपने नंबर को जोड़ दिया यहाँ पे m प्लस n का मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ करके सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इसके रिमाइंडर होगा इसमें भी सेम एक्शन होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे भी ये दोनों जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब m प्लस n को 12 से डिवाइड करेंगे, m प्लस n को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 10 आएगा। ये क्लियर बात है। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट वो बोला है कि अगर आप m माइनस n करोगे
और डिवाइड कर दोगे 12 से, तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 10 आएगा या नहीं आएगा? तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई। अगर यहाँ पे प्लस किया तो हमने रिमाइंडर को क्या कर दिया था? प्लस कर दिया था। जब यहाँ पे माइनस किया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? माइनस होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 4 में माइनस करोगे 6, 4 में माइनस करोगे 6 लल्ला, तो यहाँ से रिमाइंडर जो बनेगा तो, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी हम सॉल्व करने के लिए आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, पर एक्चुअल में आंसर जब देना होगा तो आपको क्या करना होगा? हमेशा पॉजिटिव में आंसर देना होता है। अगर यहाँ पे ये निगेटिव है तो हम क्या करते हैं? एक बार 12 जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें एक बार फिर से उसको माइनस कर देते हैं, और यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कितना बन जाएगा? 10 बनेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये भी संभव था और ये भी संभव था। इट मीन्स कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो हम जाएंगे मेरे भाई बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को फिर से शुरुआत से जाकर के देखना। इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कभी भी जैसे आप m को हमने डिवाइड किया 12 से और n को डिवाइड किया 12 से, मतलब यहाँ पे बेस की वैल्यू जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको चेंज तो कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि जो एक्शन आपका इसमें होगा सेम वही रिमाइंडर में होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमने m और n दोनों को जोड़ा है तो हमने यहाँ पे भी दोनों को जोड़ करके 12 से डिवाइड किया है, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों संख्याएं जोड़ा है तो इसके रिमाइंडर भी यहाँ पे जुड़ेगा। और अगर रिमाइंडर जुड़ेगा तो यहाँ पे 6 और 4 जोड़ोगे तो ये 10 दोनों के रिमाइंडर जोड़ने के बाद बन जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन में बोला भी गया था कि अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। अब माइनस के केस में जब 4 में माइनस करेंगे 6 तो रिमाइंडर 2 आएगा, बट माइनस में होगा। माइनस में रिमाइंडर हम देते नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 12 में 2 माइनस कर लेंगे। फाइनल इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ट्राई करो। इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे? अलजेब्रा से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इज टू वाई प्लस जेड इज टू जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 3:5:6 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 14, देन व्हाट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू। देखो एक बात मैं बताऊं, इसको ना अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं आपको तरीका बताऊं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। फिर करते कैसे इसको? तो देखो इसमें करना ये था कि अगर इन तीनों का सम मेरे भाई 14 है और x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 3, 5, 6। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से इन तीनों का एडिशन कितना आएगा? 6, 5, 11 और 3, 14। अब इधर भी अगर जोड़ लें तो इधर क्या आएगा? x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z। सबसे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपको यहाँ से यही मिलेगा 2 ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 14। इसका मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा? दोनों का, तीनों का सम यहाँ पे 7 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? दोनों तरफ क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो इधर मुझे मिल गया 14 और इधर मिल गया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से 2 से कट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे कितना बन जाएगा? 7। अब आप मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला था कि नहीं भाई साहब ये x प्लस वाई प्लस जेड ये 7 नहीं है 14 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी मेरे भाई, ये कितना होगा? इसके जस्ट दोगुना। मतलब अगर इसको 14 बनाना है मुझे तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब कि रेशियो में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ से मुझे एक बात क्लियर हो गया कि x प्लस वाई की जो वैल्यू अब निकल करके आएगी, अब 3 नहीं होगी, कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो कितना हो जाएगी मेरे भाई? 10। और जेड प्लस एक्स की जो वैल्यू निकल करके आएगी कितना आ जाएगी? 12। अब जब आपको ये बात पता चल गया तो क्या आपको यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड तो ऑलरेडी पता था 14 है, तो क्या यहाँ से हम x वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बहुत ईजिली निकाल सकते हैं भाई। अगर x और y की वैल्यू 6 है, x वाई यहाँ पे पुट कर दें तो आप मुझे बताओ 6 उस तरफ जाएगा, z की वैल्यू कितना आ जाएगा? z आ जाएगा 8। YZ अगर यहाँ पे पुट कर दे, YZ 10 है तो उस तरफ जाएगा माइनस होगा,
भाई x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। और अगर जेड एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगा, और जेड एक्स बराबर कितना 12 है, 12 उस तरफ जाएगा तो ये मिल जाएगा y की वैल्यू कितना 2। अब इसका स्क्वायर निकालना था तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 और ये 16, 64 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4, तीनों को ऐड कर देना था। कौन सा ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा? तो जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा ऑप्शन बी ही दिख रहा था, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मतलब 84 होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें कुछ करना नहीं था, बस यहाँ से रेशियो देख लेना था। इस रेशियो को देख करके मैंने क्या किया, इसमें ये चेक कर लिया कि ये जो रेशियो वैल्यू है इससे इसकी एक्चुअल वैल्यू कितना गुना है, तो 2 टाइम्स आ रहा था, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू मिल गया। तीनों की सम पहले से पता था, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है। अब हमें पूछा क्या था, इसका स्क्वायर पूछा था, स्क्वायर का सम, तो इसकी वैल्यू पुट करके हमने स्क्वायर कर दिया। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट। अगर थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत से क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लगाइए और फिर देखा करें। अब पहले तो कोशिश आपको करना चाहिए, खास करके एसएससी रेलवे ये सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोग अपने जहां से भी देख पा रहे हैं अपने पेन और कॉपी लेकर के तैयार तो रहेंगे। जब भी आप अगला क्वेश्चन पे जाएं तो पहले वीडियो को रोक के खुद से करें, फिर इसके बाद हमसे मैच कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा और बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन क्या था? द रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स ऑफ देयर डिफरेंस इज 5। अच्छा, सम ऑफ 2 नंबर्स टू डिफरेंस। अच्छा, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि 2 नंबर का जो सम है और 2 नंबर का डिफरेंस जो है मेरे भाई कितना है 5:1। मतलब इसका ये कि अगर हम मान ले कि पहला नंबर x और दूसरा नंबर y है, ठीक है ना, पहला नंबर x और दूसरा नंबर y है, तो इनके बीच का जो सम होगा यही होगा और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। अब ऐसा बोला गया कि इनके बीच का रेशियो कितना 5:1। अब देखो, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग इसके बारे में ज्ञान रखते होंगे, देखो एक तो तरीका इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी हो जाएगा और दूसरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाला जा सकता है। ऑफलाइन वालों को पढ़ाया था मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अलजेब्रा में। अब अलजेब्रा में यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो देखो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऑलरेडी यूज किया हुआ है। इसका मतलब एक बार फिर से अगर हम इसमें यूज कर दे तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा मुझे x/y मिल जाएगा, मतलब ये अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा। जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे मान लो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कब लगता है, जैसे a/b अगर बराबर है मान लो p/q के, तो सबसे पहले तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने का तरीका से समझो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहाँ पे लगाओगे कैसे, नीचे वाले को पकड़ो ऊपर में जोड़ दो, तो ये हो जाएगा a+b a-b, और नीचे वाले को ही ऊपर में माइनस कर दो। सेम चीज़ इधर भी आपको करना है, p+q p-q, मतलब जो एक्शन आपका LHS में होगा वही एक्शन आपका RHS दोनों तरफ होगा। ये होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करने की तरीका, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मेरे भाई कि अगर यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज किया गया है और अगेन यूज कर दें आप इसी में, अगेन यूज कर दें आप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, फिर 2a बचेगा, फिर यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 2b बचेगा, अब ये कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पे a/b ही बच जाएगा। सेम प्रोसेस इधर होगा। तो जब भी आप यूज करते हैं दोबारा तो ये अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाता है, ये अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाता है। वही मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा था कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ऑलरेडी यूज है। ये पता कैसे चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको इससे ये रिलेट करता होगा। और एक बार प्लस किया ऊपर में, एक बार नीचे माइनस कर दिया, और इतना आप नहीं समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x/y की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 5 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू हमने निकाल लिया। आपसे पूछा क्या था, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल और वर्गों का अंतर का अनुपात। अब ये मुझे बताओ कि इसका वर्ग कितना होगा, 36, और ये हो जाएगा 16। 36 और 16 इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस, तो 36 और 16 का डिफरेंस। अब ये मुझे बताओ
यहाँ पे 36 और 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा कितना 20, और ये मेरे भाई कितना बन जाएगा 3 और 1 4, 6 6 12, 52 बन जाएगा 52। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, और ये कितने बार में, 4 से 5 बार में जाएगा। तो 13 और 5 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है इस वाले सेक्शन पे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी से ही करके आप आंसर निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वाई बराबर कितने हो जाएगा, 5x माइनस 5y, और फिर यहाँ से x और y के बीच का रेशियो निकाल लेना, वैसे भी हो जाएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अरे करने को तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो आओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को भी करो और बढ़िया से नोट कर लेना। एक बात ध्यान रखना कि आगे होने वाले जो आपके एसएससी के एग्जाम जितने भी हैं, इस बात को तुम नोट कर लो कि यहीं से पेपर आएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि हर साल का इतिहास उठा करके देख लो, मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई जो सीडीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बार बार एसएससी में रिपीट किया जाता है, एक तरह से कॉपी किया जाता है। हो सकता है कि सेम डिजिट पे भी आ जाए, कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न सेम होता है पर वहां पे थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया जाता है। तो इसको बहुत बढ़िया से समझना, और कोई भी तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई गिले, कोई शिकवे हो तो जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारा ये मेहनत कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो ये क्वेश्चन को जरा देखना, जरा यूपीएससी सीडीएस 1 2025 में पूछा गया। अब तुम्हें लगता है कि सीडीएस जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को भी पूछना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। मतलब ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो सीडीएस के लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। ये तो ग्रुप डी में भी नहीं पूछा जाना चाहिए। क्या सर? नहीं, अरिथमेटिक में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सर, लेके आए हैं हम बच्चों के लिए, है ना। परेशान ना होइए, आप भी देखिएगा यहाँ पे बैठ के। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, आओ देखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/5वीं चाल से चलने पर, देखो इसको आप रेशियो से भी जा सकते हो। अगर मैं आपको रेशियो से बताऊं तो ये किस चाल से चल रहा है, 3/5। स्पीड का रेशियो जल्दी बताओ। पहले इसकी स्पीड 5 था, अब कितना चल रहा है, 3। अब आप मुझे बताओ कि स्पीड का रेशियो 5 और 3 है, तो मेरे भाई टाइम का रेशियो कितना होगा? तो 3 और 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तब स्पीड और टाइम में एक अपोजिट रिलेशन होता है। अब ये 5 और 3 है, तो अब अपोजिट हो जाएगा कितना, 3 और 5। क्लियर है बात? अब डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है, कहीं लिखा है क्या? तुम कहोगे सर कहीं लिखा है, तो बेटा खोजना पड़ेगा इसमें। अब देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि जब ये व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/5वीं चाल से चल रहा है, तो इससे पहले भी वो चल चुका है किससे, 5 से, पर इस स्पीड से ना चल करके अब कितने से चल रहा है, 3 से चल रहा है। कहीं ना कहीं दोनों ही केस में दूरी तो वही तय कर रहा है ना, स्पीड इसने चेंज कर दिया। पहले चल रहा था 5 से, अब चल रहा है 3 से। अब 3 से चलने की वजह से इसको 20 मिनट देरी हो जाती है। अब आप मुझे बताओ कि जब पहले आप चल रहे थे 5 से, अब चल रहे हैं 3 से, मतलब अपना स्पीड को आपने कम किया। और जब आप स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, और टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 20 मिनट। अब अकॉर्डिंग टू द रेशियो देखा जाए तो भाई रेशियो के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा लग रहा है? पहले इस स्पीड से चल रहा था तो टाइम 3 लग रहा था, इससे कितना लग रहा है, 5, तो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 2। और ये 2 लेमन जूस एक्चुअल में बराबर कितने के होगा, 20 मिनट के? बोलो हाँ या ना। तो 1 लेमन जूस बताओ कितने के बराबर? 1 लेमन जूस कितने के बराबर, 10 मिनट के। और मेरे भाई अगर 2 लेमन जूस बराबर है, 2 लेमन जूस 20 के, तो 1 बराबर कितने के, 10 के। आपसे पूछा क्या गया था बताओ? अपनी सामान्य चाल से चले तो इसको कितना समय लगेगा? भाई सामान्य चाल से चलेगा तो इसको समय कितना, 3 लगेगा। और 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना, 30। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था, यही इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना भी करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट इसका मेथड ये था मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास में ही ऐसा मिलेगा, समझ लेना ध्यान से, ये ऐसा कहीं मिलने वाला नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस पे मैंने खुद काम किया है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि मेरे क्लास में मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम किस स्पीड से चल रहे हो मेरे भाई, 3/5 से। तुम्हें करना ही नहीं है कुछ ज़्यादा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
बस ये देख लो कि किस स्पीड से चल रहे हो। स्पीड तुम्हारा एक्चुअल में 5 था बट चल रहे हो 3 से, और लेट कितना हुआ है 20 मिनट। बोलो जल्दी से फटाफट, जहां से भी देख रहे हो, लेट कितना हुआ है 20 मिनट। तुरंत से जिस स्पीड से चल रहे हो ना, उस स्पीड को जितने लेट हो रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 60 मिनट। और फिर फाइनल आंसर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो स्पीड का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा तुम्हारा ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमेशा कभी भी किसी भी केस में ये गलत नहीं होगा, ये फिक्स है। क्लियर है बात? इन्हीं सब चीज़ों से इसको निकाल करके मैंने डायरेक्ट कर दिया। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ये मिनट में होगा तो आंसर मिनट में होगा, अगर ये आवर में होगा तो ये आंसर आवर में होगा। समझ आ रही है बात है ना? हाँ भाई दीप नारायण, क्लियर ना? पक्का? चलो नींद में, अरे एक शायरी मारो शायरी। हाँ चलो देखो नेक्स्ट भैया, इस क्वेश्चन को देखना जरा, ये भी बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है भाई। जल्दी से फटाफट करो। अभिषेक कितना आंसर आना चाहिए? जल्दी फटाफट देखो। क्वेश्चन बस ये था, 2 के पावर p में माइनस कर ले 1, डिवाइड कर ले p से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, जहां p जो है ये बड़ा है किससे? 5 से। अच्छा p जो है ये बड़ा भी है 5 से, और एक कंडीशन ये भी है कि एक अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब एक बात बताओ भाई, p अगर 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा ऐसा तो बहुत सारा अभाज्य संख्या मिल सकता है। बोलो हाँ या ना? तो क्या बहुत सारे के पीछे हम भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेना चाहिए भाई, p 5 से बड़ा भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो हमें यहाँ पे p की वैल्यू कितना रख लेना चाहिए? 7 से बड़ा भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो आपको p के जगह पे क्या ले लेना चाहिए? 7 ले लेना चाहिए। अब मेरे भाई जब p की वैल्यू 7 यहाँ पे रखोगे तो 2 के पावर 5 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 32, 64, 128। 128 में माइनस करोगे यहाँ पे 1 तो ये कितना हो जाएगा? 127। क्लियर है बात? और 127 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से कितने बार में चला जाएगा? 7 से तुम्हारा ये हो जाएगा 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 5 12 7 8 56। मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया? 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था। देखो एक बात क्लियर था कि p एक अभाज्य संख्या है ऐसा बोला गया, और 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा तो फिर हम ऐसे खोजते रहेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से खोजते खोजते दुबई चले जाएंगे, तब भी हमें वो लास्ट नहीं होगा, इनफाइनाइट तक ऐसे खोजते खोजते चले जाएंगे। समझ आ रही है बात है? तो यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू लेके करना ही था, तो फिर हम बड़ा वैल्यू लेकर के कैलकुलेशन को क्यों मुश्किल बनाए, हमने p की वैल्यू 7 रख दिया। कोई दिक्कत है? समझ आ रही है ना बातें? चलिएगा अगला क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपके। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया, फैक्टर वाला ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर बताना। सुनो एक मिनट, सभी लोग जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले मेरे भाई हैं, एक बार ना इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तब जाकर के आप लोग करिएगा प्लीज। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना जरा। देखो हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बट इतना जरूर आपको मैं समझाऊंगा ताकि ये क्वेश्चन समझ आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सको। बाकी इसके जब कंप्लीट हमारा वीडियो आएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो यार फैक्टर क्या है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, फैक्टर क्या होगा बताओ? जिससे डिवाइड होगा। देखो जैसे मैंने बोला आपसे कि 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 का फैक्टर का मतलब ये है, फैक्टर का मतलब ये है कि वह संख्या जो इसको डिवाइड कर सके, जो इसको डिवाइड कर सके। तो आप मुझे बताओ कि 8 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, और इसके बाद 8 होगा। क्लियर है बात? मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ यार 15 का फैक्टर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 1 तो होगा ही होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, और सीधे सीधे 15 होगा। मतलब इसका ये है कि एक जो फैक्टर बनेगा ये सबका होता है,
एक तो हर एक नंबर को डिवाइड कर रहा होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि बताओ भैया 16 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। 8 के बाद सीधे सीधे 16 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर मुझे फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर पता करना हो, नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, ए लल्ला बातें नहीं, 8 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो बेटा यहाँ पे टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? 4। यहाँ पे 15 का फैक्टर कुल कितना हो जाएगा? ये भी 4 ही होगा। और 16 का फैक्टर कुल कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5। ठीक है, ये है नंबर ऑफ फैक्टर। समझ आ रही है बातें? मेरे भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इतना छोटा नंबर ना दे करके अगर मैं आपको ये कह दूं कि 120 का फैक्टर बताओ, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, कैलकुलेशन बढ़ना शुरू होगा। समझ पा रहे हो आप? 120 के जगह पे मैं बोलूँ 1024 नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो जितना बड़ी संख्या आएगी, मतलब जितना बड़ा बढ़ाते जाओगे उतना ही यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर भी बढ़ते जाएंगे, तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो क्या हम ऐसे करते चलेंगे? क्या ऐसे लिखते चलेंगे? नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है ना मेरे भाई, वो ये है, बेहतर तरीका इसका ये है, इसको आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो। जैसे यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम अगर ब्रेक करें मेरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर दें, तो इसको हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? तो कुछ करना नहीं है, जितना यहाँ पे पावर होगा ना, इस पावरवा में 1 जोड़ दो, यही होगा क्या? नंबर ऑफ फैक्टर। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 8 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। अगर मैं आपको कह दूं कि बताओ भैया 16 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो 16 को क्या करना था? आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है इसको, है ना। अब ये बताओ कि प्राइम इसका फैक्टर क्या होगा? 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 मतलब 16। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो आपने क्या करना भाई? 4 जो भी पावर होगा इसमें 1 जोड़ देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे भी आपको बेसिक से भी करके दिख रहा था, 5 आ रहा था। क्लियर है बात? मतलब इसका ये है कि पहले आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना और फिर इसके बाद उसमें 1 जोड़ देना। कितना जोड़ देना? 1 जोड़ देना। क्लियर है बात? अब आ जाओ, वापस सवाल पे आ जाते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे बोला गया कि 24 के पावर 3 माइनस 16 के पावर 3 माइनस 8 के पावर 3, यहाँ से गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो। मैंने इसको लिख लिया 8 गुणे 3 के पावर में 3। कोई दिक्कत है किसी को? इसको लिख लिया 8 गुणे 2 के पावर में 3 और इसको लिख लिया 8 के पावर 3। इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको 8 से मैंने क्यों ब्रेक किया? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। अच्छा एक चीज़ और देखना, 8 गुणे 3, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि 8 के पावर में भी 3 होगा और 3 के भी पावर में 3 होगा। ठीक है, 8 के पावर में भी 3 होगा, 2 के पावर में भी 3 होगा और यहाँ पे तो 8 के पावर 3 है ही। अब यहाँ से मैं 8 के पावर 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा कितना? 3 टू दी पावर 3 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2 टू दी पावर 3, माइनस में यहाँ पे 8 के पावर 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब मेरे भाई अब तक हमने क्या कर लिया? इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद मुझे यह रिजल्ट कितना मिलेगा? आपको पता है कि प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, और फिर जो पावर होगा उस पावर में 1 जोड़ देना है, तो इसको प्राइम फैक्टर में अगर आप तोड़ें तो ये कितना दे देगा? 2 के पावर 3 के पावर में 3 और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भाई? 2 के पावर 3 8 और ये माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 होगा और ये बन जाएगा 27। तो 27 में 9 माइनस करोगे यहाँ से बनेगा 18 और 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 18 को मैं लिख सकता हूँ भाई 9 गुणे 2, तो हम कह सकते हैं इसको 2 के पावर 1 गुणे
9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, ये बन जाएगा कितना 18। अब ये भी पावर इसके साथ जुड़ जाएगा तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 बन जाएगा और यहाँ से 1, बेस मल्टीप्लाई में बेस बराबर तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ से 2 के पावर 10 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 के पावर 2। अब आपको पता है कि प्राइम फैक्टर में तोड़ना था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 के पावर 10 और 3 के पावर 2 में इस पूरे को तोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे पावर कितना 10, तो पावर 10 है तो उसमें 1 जोड़ देना था, यहाँ पे पावर कितना 2 है तो इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 33 और यही इसका फाइनल आंसर होगा। मतलब इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका टोटल जो फैक्टर बनेंगे और गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 33। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अगर हो गया तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चलो देखो यार, एक डिमांड आ गया, जल्दी से हम पूरा कर दे। पहले क्वेश्चन कर ले, इसके बाद डिमांड पूरा कर देंगे भाई। जल्दी से क्वेश्चन करो। चलो जल्दी से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ गए हमारे मैनेजर साहब? कह रहे थे अरिथमेटिक सर थोड़ा इजी आता है, अरिथमेटिक ही है। आइए देखिए, करते हैं। देखो यार भाई, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया एक नियत लंबाई की ट्रेन द्वारा x लंबाई के किसी स्टेशन को पूर्ण रूप से पार करने में लगने वाला समय t है। कहने का मतलब दोस्त कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म स्टेशन को पार कर रही है, सॉरी, किसी स्टेशन को पार कर रही है, स्टेशन की लंबाई x है ना, स्टेशन की लंबाई कितना है x है। तो जब अगर एक ट्रेन किसी स्टेशन को पार करेगी, बात को ध्यान से समझना कि जब एक ट्रेन किसी स्टेशन को पार करेगी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, तो उस केस में वो ट्रेन अपने लेंथ के साथ साथ में उसको भी पार करेगी। उस केस में दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। उस केस में दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अच्छा, ट्रेन की जो लंबाई है कोई एक नियत मतलब कांस्टेंट, कोई फिक्स उसका लेंथ है जो हमें नहीं पता, जो भी होगा वो मान लिया जाएगा। और x लंबाई के किसी स्टेशन को पूर्ण रूप से पार करने में उसको समय कितना लग गया t। अब ऐसा बोला गया कि उसी ट्रेन द्वारा समान चाल से, इक्वल चाल से अगर y लंबाई के किसी दूसरे स्टेशन को पूर्ण रूप से पार करने में लगने वाला समय 2t है, तो बताना ये था कि फिर तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसी ट्रेन द्वारा x प्लस वाई लंबाई के किसी अन्य स्टेशन को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना था। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये दोनों स्टेटमेंट जो इतना लंबा चौड़ा दे रखा था, मैं इसको चाहूं तो मात्र 2 लाइन में इसको खत्म कर दूं। कैसे? आप सबको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन में, बताओ डिस्टेंस अपॉन में अगर मैं टाइम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। ये बात सबको पता होगा। अगर ये बात सबको पता है तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस के जगह पे यहाँ लेंथ कितना आ जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ हमने मान लिया, ट्रेन की लेंथ को मान लिया l, ट्रेन लेंथ, यहाँ ध्यान रखिएगा, ट्रेन लेंथ जो है ये हमने मान लिया l, ठीक है ना। अरे ट्रेन लेंथ को हमने मान लिया l। एक मिनट, ट्रेन लेंथ को हमने मान लिया क्या, अबे यार भाई तेरी आंखों, गायब हो गया भाई। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा बस लगा रहे हैं। वो गायब हो गया, कहीं आ गया। गायब बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता हमसे, है ना। आ जाओ देखो, लेकिन अब समय लेगा
ये इंस्टॉल होने में ले लेगा, जल्दी हो जाएगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो, अभी आ जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 11 था ना? एक मिनट। चलो भाई आ गया। अब सीधे सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, ट्रेन वाला था ना, चलो ये तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था, जल्दी से देखो जरा यार, ये वाला क्वेश्चन। अब एक बात बताओ भाई, देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई क्या है? x है, और ट्रेन की लंबाई x है और किसी स्टेशन को पूर्ण रूप से पार करने में t समय ले रही है, और वही ट्रेन अपने सेम स्पीड से y लंबाई के किसी दूसरे स्टेशन को पार करने में 2t समय ले रही है। ठीक है ना? तो दोनों ही केस में आप इस चीज को देख रहे होंगे कि इसका स्पीड सेम होगा, और अगर स्पीड सेम है तो आप मुझे ये बता दो कि स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर क्या होगा? स्पीड। ये बात समझ पा रहे हैं आप? चलो अच्छी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। अब एक बात बताओ कि इन दोनों ही स्टेटमेंट में जो कॉमन बात है वो क्या है? तो पहला चीज तो ये कि दोनों ही केस में जब x लंबाई पार कर रही होगी और जब y लंबाई पार कर रही होगी, दोनों ही केस में स्पीड सेम है। क्लियर है बात? और इसके साथ साथ में कुछ और भी सेम है। जब ये ट्रेन x लंबाई के किसी स्टेशन को पार कर रही होगी मेरे भाई, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसका लेंथ कुछ ना कुछ हो। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने लेंथ के साथ साथ में वो उसके लेंथ को भी पार करती है, या स्टेशन के लेंथ के साथ साथ में वो अपने लेंथ को भी पार करती है। इतनी सी बात समझ लेना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि ट्रेन की लेंथ यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, ट्रेन की लेंथ मैंने मान लिया l सपोज, तो आप मुझे बताओ कि पहले केस में वो कितना दूरी तय की होगी? l प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, स्टेशन की लंबाई कितना था? x था, तो लेंथ कितना आ जाएगा टोटल? l प्लस एक्स। अब इसको पार करने में समय कितना लग गया? तो इसको पार करने में समय लग गया t। अगर मैं लेंथ को डिवाइड कर दूं किससे? t से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। मतलब टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब आप मुझे एक बात बताओ, ट्रेन वही है लेकिन इस बार लंबाई क्या हो गया मेरे भाई? इस बार लंबाई चेंज हो गया। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ भी कहीं ना कहीं ये अपने लेंथ को पार कर रही होगी, साथ में प्लेटफॉर्म या स्टेशन के लेंथ को। अब इसको पार करने में समय कितना लग गया? 2t लग गया। तो मैं यहाँ भी अगर लेंथ को डिवाइड कर दूँ टाइम से तो स्पीड आ जाएगा, और दोनों ही केस में ट्रेन की स्पीड क्या थी? सेम थी। अगर दोनों केस में सेम थी स्पीड, तो हमने क्या कर लिया? इसको इक्वल। अब हमने क्या कर लिया? इसको t से t कट कर लिया, और 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2l प्लस 2x बराबर l प्लस वाई। अब मेरे भाई अगर l को इस तरफ लेके जाए तो ये l की वैल्यू बराबर कितने? y माइनस 2x हो जाएगा, y माइनस 2x हो जाएगा। और अगर मैं मेरे भाई यहाँ से इसी में पुट कर दूँ l की वैल्यू, थोड़ा सा इस बॉक्स को देखना जरा, इस बॉक्स में देखो, अगर मैं l की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ से मैं l की वैल्यू पुट कर दूँ, तो आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने से आपको क्या मिल जाएगा? ट्रेन की स्पीड मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे l की वैल्यू पुट करोगे तो y माइनस 2x प्लस एक्स और डिवाइड बाई t बराबर क्या था? स्पीड था। और यहाँ से अगर सॉल्व करा जाए तो मेरे भाई ये बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? ये y, और यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा कितना? माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये बन जाएगा तुम्हारा कितना? डिवाइड बाई t। यही होगा ट्रेन की स्पीड। इतना ट्रेन की स्पीड आ गया, ये ट्रेन की लेंथ आ गई। अब हमें क्या करना था? हमें बताना ये था कि अगर वही ट्रेन x प्लस वाई लंबाई के स्टेशन को पार करे, मतलब इसका ये है कि वही ट्रेन जब पार करेगी तो ट्रेन अपने लेंथ के साथ साथ में इसको भी पार करेगी, या इसके लेंथ के साथ साथ में अपने ट्रेन के भी लेंथ को पार करेगी। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस वाई माइनस 2x। ये हो गया टोटल लेंथ।
डिवाइड कर दें अगर मेरे भाई, हमें क्या बताना था, समय बताना था, स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो स्पीड है हमारे कितना y माइनस एक्स, और ये t नीचे है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करा जाए, इसको सॉल्व करा जाए तो ये कितना हो जाएगा, y और y कितना 2y, और 2y इसको लिख लो 2y, और ये x इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2x बराबर कितना x, और ये मल्टीप्लाई कर लो t से, और नीचे में क्या आ जाएगा y माइनस एक्स। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, y माइनस एक्स 3 में है, अच्छा ऊपर में और क्या बनेगा 2yt xt, 2yt xt, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर होगा। समझ आई बातें, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मैंने क्या कर लिया, पहले देखो दोनों केस में ट्रेन की स्पीड सेम थी, तो पहले स्पीड निकाला। अच्छा ट्रेन किसके लेंथ को पार कर रही है, तो x मीटर या किलोमीटर जो भी होगा, x की एक स्टेशन है, उस स्टेशन को पार कर रही है t समय में, तो जब स्टेशन को पार कर रही होगी तो कहीं ना कहीं अपने लेंथ को भी पार की होगी, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, t से डिवाइड कर दिया, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर क्या आ गया, स्पीड आ गया, और स्पीड दोनों केस में सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया, और सेम यहाँ पे स्पीड इस तरीके से दूसरे केस में भी निकाल लिया। भाई ट्रेन की लेंथ वही है, और इस बार स्टेशन की लंबाई y है, टाइम कितना लग रहा था 2t, मैंने डिवाइड कर दिया, ये आ गया अपना स्पीड का रिलेशन। भाई यहाँ से भी स्पीड बन रहा है, यहाँ से भी स्पीड बन रहा है, दोनों केस में स्पीड बराबर, तो कर लिए बराबर। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, l की वैल्यू मिल गया। अब इस l की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर लिया इस वाले में, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, स्पीड मिल गया, और l और s की वैल्यू हमने क्या कर दिया, इसमें यूज कर लिया, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट में उसने बोला था कि अगर यही ट्रेन x प्लस वाई लंबाई के स्टेशन को पूर्ण रूप से पार करे तो समय कितना लगेगा। समय बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे आपके स्पीड से, ठीक है, क्लियर है बात। अगर मान लो टाइम हमें चाहिए तो यहाँ से डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई, टोटल लेंथ x प्लस वाई, यहाँ से कर लिया, और ट्रेन की लेंथ कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ y माइनस टू एक्स, ये टोटल लेंथ आ गया, डिवाइड कर दिया किससे, स्पीड से, तो स्पीड कितना था y माइनस एक्स डिवाइड बाई t ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे ही आ गया होगा तुम लोगों का भाई, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही आ गया होगा, जल्दी बताओ। देखो अगर थोड़ा बहुत हमारे जैसा होशियार बच्चा होगा तो थोड़ा सा स्मार्ट भी होगा, हाँ, तो इसका आंसर कितना लगाएगा, 0 लगाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब तुम भी होशियार हो हमारे जैसे, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। अब ये 0 कैसे हो रहा है पता है भाई, यहाँ पे देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर √2 है। एक बात क्लियर है कि यहाँ पे ये √2 तब आएगा जब अल्फा को हम 45 रख लें, कोई दिक्कत है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे अल्फा 45 रखोगे तो साइन 45 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई, यहाँ पे रुको ये थोड़ा सा छिप जाएगा, मैं नहीं चाहता कि छिप जाए, इसका रोल बहुत ज़रूरी है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, साइन 45 कितना हो जाएगा, 1 बाई √2। अच्छा साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम ही होना है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1 बाई √2। अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना एलसीएम √2 आ जाएगा, एक बार में, तो 1 और 1 2 बन जाएगा, इसको काटोगे तो यहाँ पे √2 ही तो आएगा। इसका मतलब ये कि अल्फ़ा जो होगा 45 पे ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बात। अब अल्फ़ा 45 पे सेटिस्फाई करेगा तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे साइन क्यू अल्फ़ा और कॉस क्यू अल्फ़ा करोगे तो इसकी वैल्यू नहीं निकालना है, कुछ बकलोलवा इसमें वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या मतलब है, जब हमें पता है कि यहाँ पे ये, अबे यार भाग मत भाई इधर, 1 मिनट भैया देख लो, जब हमें पता है कि यहाँ पे जो भी होगा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, दोनों जगह तो सेम ही आना है भाई। साइन 45 और कॉस 45 दोनों की सेम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे एक प्लस में आएगा एक माइनस में, जब प्लस और माइनस में आएगा तो आंसर किस में आएगा, 0 में आएगा। क्लियर है बात या नहीं अभिषेक, क्लियर है। जब ट्रिको की बात आती है तो थोड़ा सा हाथ
टाइट हो जाता है। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, जल्दी से देखो, बढ़िया क्वेश्चन। आओ मैं ही करा देता हूँ, तुम परेशान ना हो। tan 3x इंटू tan 6x इक्वल्स टू 1 है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ tan 3x इक्वल्स टू यहाँ से 1 बाई और tan 6x, तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होगा। और 1 बाई 10 क्या होगा? कॉट हो जाता है। तो मेरे भाई tan 3x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 1 बाई 10 कॉट, तो कॉट 6x, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो tan 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है? 6x। क्यों ऐसे मैंने लिखा? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट ही होता है, तो यहाँ पे इसके जगह पे इतना लिखा जा सकता है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये कट जाएगा। अब ये माइनस से इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 6 और 3 9 हो जाएगा। और ये बन जाएगा तुम्हारा 9x बराबर कितना? 9x बराबर 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितना? 10। और x की वैल्यू 10, मतलब ऑप्शन बी इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात? समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई ऑनलाइन वाले, समझ आया नहीं आया? समझ आ गया होगा आप लोगों को भी। अगला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से फटाफट। अलजबरा, इसका तो तुम बादशाह हो, जल्दी बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है ये, है कि मिला जुला करके क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछा था, नो डाउट भाई। अगर मान लो 100 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन को मुश्किल ही नहीं पूछेगा ना, थोड़ा सा मतलब छोटे लेवल के भी क्वेश्चन डालना पड़ता है, तो वही है। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि लगभग सब सही है क्वेश्चन। जल्दी बताओ फटाफट। इसमें क्या कंफ्यूजन आता भैया? इसमें सीधे सीधे हम आंसर लगाते 0। तुम कहाँ नहीं लगा पा रहे हो? बताओ बताओ बताओ। तुम्हें भी लगाना था ना। अब ये कैसे हो रहा है 0? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पे ये एक बात क्लियर है कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ भाई, तो एक बात है नहीं प्लीज, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब जब यहाँ से b और c वाला पार्ट कटेगा तो a माइनस बी बचेगा, ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर पहले से था तो ये a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और प्लस में यहाँ पे ये b माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? c माइनस ए का होल क्यूब, और माइनस में 3 है मेरे भाई। अब ये बताओ कि ये कहीं ना कहीं अगर मैं इस पूरे टर्म को a मान लूँ, इस पूरे टर्म को a मान लूँ a, और इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है? और जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितना हो जाता भाई? 3abc। 3abc, तो a की वैल्यू कितना है? a माइनस बी, और यहाँ पे b माइनस ए, और ये c माइनस ए, c माइनस ए। भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होगा? 3ab के। होगा या नहीं होगा? अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं नीचे एज इट इज लिख दूँ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो ये कट जाएगा पूरा, और यहाँ पे -3 था। अब 3 में 3 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 0 ही तो होगा। तो इसका आंसर वैसे ही दिख रहा था यहाँ से कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बन जाएगा, तो 3 इधर बच जाएगा क्योंकि बेस से तो पूरा कट ही रहा है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 0 आंसर होगा। क्लियर है बात? चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से फटाफट। ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा है, लाजवाब बेहतरीन सा, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। बोला गया है कि अगर 100 इंटू 99 इंटू 98 डॉट 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 ये आपको 1 तक, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 100 फैक्टोरियल ही है। तो 100 फैक्टोरियल को अगर हम 100 के पावर n से डिवाइड करें, और ऐसा बोला गया कि एक पूर्णांक है, गिवन दैट इतना इतना इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n?
मतलब आपको यहाँ से ये बताना था कि अगर मैं 100 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दूँ 100 के पावर n से, तो यहाँ पे जो n की मैक्सिमम मतलब बड़ा से बड़ा जो पावर होगा n की क्या होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू क्या होना चाहिए, n का जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा मेरे भाई वो क्या होना चाहिए। तो एक बात बताना जरा कि आप इस 100 को कहीं ना कहीं यही तो देख पा रहे होंगे 25 गुणे 4, 25 गुणे 4। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे इसको 25 को 5 टू दी पावर 2 और इसको 2 के पावर 2 लिखा जा सकता है क्या ऐसे, बोलो। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पे ये क्यों नहीं किया, 100 को 10 गुणे 10 क्यों नहीं कर लिया, या फिर कुछ और क्यों नहीं कर लिया, 25 गुणे 4 ही क्यों किया। तो 25 गुणे 4 इसलिए किया ताकि इसका जो बेस हो 2 और 5 में कन्वर्ट हो सके। अब 2 और 5 में क्यों कन्वर्ट हो सके, अब 2 और 5 में कन्वर्ट करना इसलिए भी यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करना था, और फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करने के लिए अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से जब हमें ये बात पता चल जाए कि 5 पर मैक्सिमम पावर कितना होगा, ठीक है। देखो अगर आप 10 को भी ऐसे करते, 10 गुणे 10 भी करते, तो फिर लास्ट में तो बात बनती वही ना, 10 को फिर ब्रेक करते तो कितना होता, 5 गुणे 2 ही तो होता, तो लास्ट में इतना ही आप लिख रहे होते। तो मैंने क्या कर लिया, इसको 100 को सीधे 25 गुणे 4 कर लिया। अब 25 गुणे 4 का मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखा जाने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 100 को अगर आप यहाँ पे पुट कर दें इसकी वैल्यू, तो 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 के पावर में क्या हो जाएगा n, के पावर में क्या हो जाएगा n। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ पे n का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, क्लियर है बात, क्योंकि इसमें ध्यान ये भी रखना था कि ये एक इंटीजर भी है। तो आप मुझे बता दो कि यहाँ पे पूरा ये काट दे भाई 5 का मैक्सिमम पावर क्या रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा ना यार कि अगर मैं यहाँ से 100 फैक्टोरियल को ऐसे ब्रेक करूँ, तो इसमें अगर मैं 2 के पावर खोजने जाऊँगा ना मेरे भाई, तो 2 के पावर मैक्सिमम मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों, अब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आप लिखते चलोगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे डॉट 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 100 तक, तो आप खुद सोचो जरा कि 2 तो आपको हर एक दूसरे टर्म में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2 बहुत ज़्यादा होगा इसमें, हम 2 के पीछे जाएंगे ही नहीं। हम सीधे ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 जो होगा ना इस पूरे श्रृंखला में या इस पूरे एक्सप्रेशन में 5 कुल कितने बार आया होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि 100 को आप डिवाइड कर दे 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5 से 20 बार में। और इसको आपको तब तक ऐसे डिवाइड करना होता है जब तक कि ये वैल्यू नीचे वाले से छोटा ना आ जाए। अब जैसे यहाँ पे ये 20 है, ये 5 है, इसका मतलब कि इससे ये बड़ा है, छोटा ये देखो इससे ये छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है। एक बार और डिवाइड करो, 20 को डिवाइड करो 5 से, ये कितना आ जाएगा 4। अब ये छोटा आ गया इससे, इसका मतलब कि और अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कि दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 24, 5 जो होगा वो कुल कितने बार आया होगा, 24 बार आया होगा। अगर 5 कुल 24 बार आया होगा तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जब इसको सॉल्व मेरे भाई करोगे तो क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ से 5 टू दी पावर 2n, 5 टू दी पावर 2n इंटू में 2 टू दी पावर 2n मिलने जा रहा है। यहाँ नीचे की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि जब ये बात पता चल गया कि ये 5 जो है कुल कितने बार आने वाला है, 24 बार, तो इसका मतलब ये है कि 2n की वैल्यू जो है वो कितना है, 24 है। अगर 2n की वैल्यू 24 है तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होना चाहिए 12, अबे है ही नहीं, तो नॉन ऑफ दीज जाओ। समझ आ रही है बातें। मैंने क्या किया इस चीज़ को देखो जरा। फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करना था, लल्ला फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करना था, फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करना था 100 टू द पावर n से। मैंने इस 100 को इस तरीके से ब्रेक कर लिया 5 और 2 में। अब 5 और 2 में ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि अगर मैं इसको फैक्टोरियल 100 को डिवाइड करूँगा इससे, तो डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम 2 को इसको इसलिए इग्नोर कर दिए क्योंकि 2 जो है ना ये प्रत्येक टर्म में आएगा, प्रत्येक दूसरे टर्म में आएगा।
तो भाई ये बात तो क्लियर है कि 2 का मैक्सिमम पावर आएगा, बहुत ज़्यादा पावर आएगा, जो कि यहाँ पे 5 के पावर पे संभव नहीं होगा। समझ आ रही है बात है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 5 को चेक कर लिया कि यहाँ पे कुल 5 कितने बार आया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने 100 को डिवाइड कर लिया 5 से। अब यहाँ से ये मुझे पता चल गया कि 5 कुल कितने बार आया, 24 बार। अब ये बात क्लियर हो गया कि अगर 5 24 बार आया होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 2 भी क्या 24 बार आया होगा। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताओ कि हमें n की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना था तो यहाँ से 5 के पावर में कितना आ रहा है भाई, 5 के पावर में 2 बन रहा है। और 5 के पावर 2 जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई 5 के पावर 2, इसको ऐसे लिखने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने 5 के पावर 24 लिख लिया, तो 24 लिखने का मतलब ये कि 5 जो 24 बार आया है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ 5 के पावर 2n है, इसका मतलब कि 5 2n बार आया है। और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितना है, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कितना है 24 है, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 ही होगा। ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये भी अलजेब्रा से क्वेश्चन था मेरे भाई। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है, और आपको इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ था, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होगा। अब आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू दे रखी है 100 10, तो ये कितना बन जाएगा 100, और ये इसकी वैल्यू निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखी है 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 इस तरफ आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 सॉरी प्लस 36। अब ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 64। क्लियर है बात। अब यहाँ पे इस तरफ आएगा तो बन जाएगा कितना 64। अब हमें बताना ये था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा। तो आप लोगों को ऑफलाइन वाले जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे बताया था। तो इसमें एक फार्मूला ये भी बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसा था तो सबसे माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितना आ गई भैया, इसकी वैल्यू दे रखी है 10, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर के केस में 64 आ गया, और ये माइनस इसका वैल्यू कितना है 18 है। अब 18 इसमें माइनस कर लो तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई 14, ये 46 आ जाएगा, और 46 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से तो ये कितना आ जाएगा 460। और ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर होगा, 460 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात। जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑफलाइन वाले भाई बच्चे इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और बाकी लोग ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे, अगर आप सभी की इजाज़त हो तो। क्या कह रही है जनता, जनता क्या कह रही है, जनता आ जाओ भाई। ये आप समझ लो कि इसके बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन में से एक, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन में से एक, और आज के जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था उसमें से एक। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मतलब बहुत ही अप लेवल, बहुत ही बेहतर लेवल। जितना इस क्वेश्चन को तारीफ करा जाए उतना इस क्वेश्चन के लिए कम पड़ेगा। और देखो इस क्वेश्चन पे आपको करना क्या चाहिए, करना बस ये चाहिए, एक लैंप को क्या करा गया, एक पोल एक खंबे पर रखा गया है, और आपको बताना ये था। अच्छा, उसने एक बात ये भी बोला है कि भूमि की सतह से लैंप के शीर्ष की ऊंचाई जो है वो कितना दे रखा, 5√3/2 मीटर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं ये कह दूं कि लैंप, मान लो ये है तुम्हारा पोल, क्लियर है बात,
और इस पुल के ऊपर, एक पुल के ऊपर लैंप को रखा गया है। इसका मतलब कि यहां पे लैंप होगा इसके ऊपर, ठीक, ये लैंप है। अब इसकी ऊंचाई जो है यहां से यहां तक, ये ऐसा बोला गया 5√3/2, ये ऐसा हमने क्वेश्चन में बोला है, मीटर में है। लंबवत रूप से मिलने वाली दो आसन दीवारों से खंबे के तल की लंबवत दूरियां 0.7 मीटर और 0.24 मीटर है। अब थोड़ा सा इमेजिन करना भाई, क्योंकि इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो दीवार दिख रहा है ये कुछ 3D। अब जैसे यहाँ पे बोला है लंबवत रूप से मिलने वाली दो आसन दीवारों, लंबवत रूप से मिलने वाली दो आसन दीवारों से खंबे के तल की लंबवत दूरियां, मतलब इसका ये है कि दो दीवार जहां लंबवत मिल रही हैं, कैसे हो सकती हैं? कुछ इस प्रकार से हो सकती है। एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये हो गया, तभी अरे राइट एंगल ट्रायंगल के जैसे। अब ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर ही तो है, क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये लंबवत मिल रही हैं, कोई दिक्कत है? पक्का आगे बढ़े भाई? हाँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब ये बोला गया कि दो आसन दीवारों से, भाई दीवार यहां भी हो सकता है, पूरा इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। दो आसन दीवारों से खंबे के तल की लंबवत दूरियां, अच्छा लंबवत दूरियां भाई ये कितना है? यहां से यहां ये कितना है? 0.7 मीटर। और यहां से यहां तक कितना है? ये 2.4 है भाई। ये कितना है? 2.4 है। क्लियर है बात? तो बताना ये था कि भूमि पर दीवारों के कोणीय बिंदु से, भूमि पर दीवारों के कोणीय बिंदु से लैंप के शीर्ष की दूरी कितनी है? अब जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह दूं कि अगर ये 2.4 है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगी? इसका डायग्राम थोड़ा सा ना देखना, ये 3D से रिलेटेड बनेगा, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये होगा 2.4 और ये है कितना? 7। अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये ट्रिपलेट बनेगा कितना? 24, 7 और 25 का। ये बनेगा कितना? 25 का। लेकिन पॉइंट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पॉइंट। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ कि ये 2.5 होगा। क्लियर है बात? अब हमें क्या बताना था? हमें यहाँ से यहाँ तक तो पहले से पता था, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितना? 5√3/2 है। अब हमें बताना था यहाँ से इसके दूरी कुल कितनी है। तो ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से 3D ही बन रहा होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ये वाला इसका बेस पता है और ये इसकी हाइट पता है, तो क्या हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कैसे निकालेंगे? अब आप इतनी सी बात बताओ कि अगर यहाँ पे ये 5/2 है, 5√3/2 और ये कितना है? 2.5, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पता है क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतना है, इसका स्क्वायर करो। या फिर अच्छा, इसको स्क्वायर ना करके इसको ऐसे भी करा जा सकता है क्या? 2.5 को 5/2 लिखा जा सकता है। खेला हो गया, खेला इज होइंग। देखो 5/2 यहाँ भी है, 5/2 यहाँ भी है, तो हम कट कर लिए, रेशियो बना लिए, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, ऑफलाइन में मैं कई बार चिल्ला करके बोल चुका हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 है और एक एंगल 30 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा? सॉरी, तीसरा क्या होगा? 60 डिग्री। एक बात ध्यान रखना फिर से कि 30 के सामने वाली साइड कितना होती है? 1, और 60 के सामने वाली साइड कितना होती है? √3। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये कितना बन जाएगा? तो आप मुझे ये बताओ कि 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है और 90 के सामने 2 है। तो ये मुझे बताओ कि अगर यहाँ से हम 5/2 हटा दें, यहाँ से भी 5/2 हटा दें। अब देखो 5/2 यहाँ पे है, 5/2 यहाँ पे, तो एक बात क्लियर है कि 5/2 यहाँ भी होगा जब हम स्क्वायर करेंगे।
हम 5/2 को इग्नोर ही कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना, सॉरी कुछ तो है, यहाँ पे √3 है। इसका मतलब अगर ये √3 है तो ये वाला एंगल जो बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, 60। अगर 60 के सामने √3 तो ये कितना है तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 30 बनेगा। अब 30 के सामने ये वाला साइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे ये 1 है भी, तो इसका मतलब कि 90 डिग्री के सामने जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू की मैं बात करूँ तो 2 ही नहीं, 2 को मल्टीप्लाई कर ले 5/2 से तो ये बन जाएगा ओवरऑल 5, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे चीज़ों को, लेकिन एक बात है कि इस क्वेश्चन ने बढ़िया बढ़िया लोगों की फाड़ की, मतलब ऐसी की तैसी कर दिया होगा। कह सकते हो कि फेफड़ा तो निकल ही गया होगा, सुन भी हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब मुझे जो भी क्वेश्चन मैंने देखा CDS के, जो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी टाइप करने के लिए चला गया है, आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर और बहुत ही खतरनाक। बाकी क्वेश्चन तो कोई ऐसा उसका लेवल था नहीं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों को परेशान कर रहा होगा, लेकिन इसके जैसा 2-4 क्वेश्चन और है जो मतलब इसको हिला देने वाला, वाकई में बहुत बढ़िया लेवल था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ आया नहीं आया, पक्का? अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन के रूप में थैंक यू आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि फिर मिलते हैं इस आगे के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। एक मिनट इन लोगों से कुछ बोलना है। और सुनो, तुम लोग शेयर वेयर ना कर रहे हो तो बबुआ शेयर वेयर कर दिया करो। अब समझ रहे हो, रात भर जग करके कंटेंट बनाना, फिर क्लास को रोक करके 20 क्लास से जा करके वीडियो शूट करना, फिर लाइव जा करके चीज़ों को बताना, और ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए, हम लोगों के लिए भी इतना थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना ही चाहिए। तुमसे सपोर्ट के रूप में पैसा तो नहीं मांग रहे हैं ना, बस एक शेयर के रूप में आपको शेयर कर देना है। बाकी आप सब जितने लोगों के साथ जुड़े हैं सबको, ताकि हमारा भी भला हो सके। हमारा भला का मतलब थोड़ा सा मनोबल हमारा ऊंचा रहे। जब मेरा मनोबल ऊंचा रहेगा तो तुम भी ऊंचा रहोगे, इस बात को ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं इस आगे के अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।